अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप असल बात, खुशामदीद कहते हैं आपको। आज हम दो मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान में होती है, और टीटीपी और बीएलए, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन पे ऑपरेशन करती हैं उनके ख़िलाफ़, तो जो असला मिलता है वो मेड इन यूएस होता है, और ये वो असला होता है जो कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करते हुए वहाँ पे छोड़ गया था। इस सूरत हाल में अमेरिका जिस सिचुएशन में अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करके गया, उसके क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे, साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे और बलूचिस्तान के मामला पे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हाफ में हमारे साथ मौजूद होंगे इन इशूज़ पे बात करने के लिए मुजाहिद बरेलवी साहब। माजरत, हमें सेकंड हाफ में ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब होंगे। सेकंड हाफ में हम बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफ़त किस तरफ जा रही है, जो हमारा कंटेंट है, हमारी जो न्यूज़ सेंस है, एडिटोरियल पॉलिसी है, आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, उसमें से सहाफ़ी को किस तरीके से मेक श्योर करना चाहिए कि वो ख़बर की ऑथेंटिसिटी को मेक श्योर करे। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब को और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब को। जी सर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आसिफ साहब, पड़ोसी मुल्क ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी थी और उस मौके पे दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जिसमें 103 अफराद हलाक हो चुके हैं। आप इस वाक़े को किस तरीके से देख रहे हैं? इस रीजन पे इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है और इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? जी, इसका बुनियादी वजह तो गाज़ा वॉर है, क्योंकि कल तक तो वो गाज़ा में ही थी और बिटवीन इज़राइल एंड हमास की एक ये जंग थी। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी ये बात की थी कि जी ये जंग आहिस्ता-आहिस्ता फैलनी शुरू होगी, तो गो के इज़राइल ने लेबनान को भी थ्रेट किया था, उसने जॉर्डन को भी कहा था, सीरिया को भी कहा था और ईरान को भी कहा था कि इस जंग से आप बाहर रहें, वरना हम लेबनान को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और सीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ग्राउंड के ऊपर न ये कि सिर्फ हमास आज तक लड़ रही है, सरेंडर नहीं किया और जंग जारी और सारी है। गो के अमवात जो हैं लातादाद हो गई हैं, 21 से 25,000 अमवात जो शहादतें हैं जो वहाँ हो गई हैं, जख्मियों का तो अंबार वहाँ लगा हुआ है, हर चीज़ जो है रुइंस में तब्दील हो गई है। लेकिन उसके साथ लेबनान फ्रंट जो है वो भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह जिसने कि 2006 में एक बाकायदा जंग की थी इजराइल के साथ, और उसके पास गाइडेड मिसाइल भी हैं, उसके पास ड्रोन भी हैं, और वो नॉर्थ वेस्ट इजराइल को थ्रेटन करता है और आज भी वहाँ डिप्लॉयड है, और वहाँ से वो बाकायदा जो है वो अपने जो रॉकेट्स और मिसाइल वगैरह जो है ना वो दाग ठीक है। रहा है, ठीक है। इधर से भी कर रहा है। तीसरी जो एलिमेंट जो ऐड होगी थी वो हुथीस की थी यमन में, जिसने कि रेड सी को एक थ्रेटन कर दिया है। 1 दर्जन से ज़्यादा जो मेजर शिपिंग कंपनीज हैं, वो खासकर वो जो कि इसराइल को जो सामान पहुंचा रही थी, उनको उन्होंने टारगेट किया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी एक 12 मेंबर्स की एक जॉइंट नेवल फोर्स वहाँ बनाई है, जिसमें ज़्यादातर तो वेस्ट के हैं, सिर्फ बहरीन ने उसमें शामिल किया है और ख़बरदार किया है इनको कि वरना हम अभी आपको टारगेट करेंगे। लेकिन हुतीज़ ने अभी तक वो किस्सा जारी और सारी रखा है। ये भी हमें मालूम है कि ये ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं, हुतीज़ भी, हमास भी और हिजबुल्लाह भी। आज तक ये था कि हिजबुल्लाह और हमास में एक जॉइंट अलायंस भी था, कोऑपरेशन भी थी, और जैसे कि अभी इजराइल ने एलेज किया है कि ये जो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था, ये मास्टरमाइंड जो है हिजबुल्लाह ने किया था, और अब उनका ये नाम ले रहे हैं जिसको इन्होंने अभी मार दिया बैरूत में, अल-हूरी, साले अल-हूरी जो कि डिप्टी हमास का था। वो एक बहुत बड़ा वाकया था जिसपे कि हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं जी ठीक है, नसरुल्लाह, पॉइंट टेकन जी। उन्होंने जी जी गजनफर उस साहब, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं जिनके बॉर्डर्स किसी मुल्क के साथ अटैच्ड होते हैं,
उस मुल्क में अगर दहशतगर्दी के वाक़यात इस लेवल पे हों और अनरेस्ट के खदशात बढ़ जाएँ, तो नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए किस हद तक वो खदशे की बात होती है, तशवीशनाक बात होती है? कि अगर आप बात कर रहे हैं गजा के हवाले से या ईरान के हवाले से सर। जी। ईरान के हवाले से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हाँ दो, जी, जिसमें ईरान के हवाले से 103 अगर आप अफराद बात हलाक करते हैं, हो गए। देखिए ईरान का एक स्टांस रहा है शुरू से, जब से इसराइल ने नसलकशी शुरू की हुई है और जो वहाँ पे किलिंग हो रही है गजा के अंदर, और जैसे 22,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें कोई 11,000 बच्चे हैं और कोई 7,000 करीब औरतें हैं। उस के ऊपर हमास का और ईरान का और अब हूती का जो स्टांस रहा है मुसलमान ममालिक में, वो आपके सामने है। आप बात कर रहे हैं असल में जो ब्लास्ट हुआ है ईरान में, जो कासिम सुलेमानी जी, की जी। जो है वो उनकी फ्यूनरल बरसी के जगह मौके पे, जहाँ पे जी। वो दफन है, वहाँ पे उनका लोग जा रहे थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा सीरियस जो चीज़ है वो हमास की तरफ से आई है। जो हमास के जब डिप्टी चीफ है साले अल अरूरी, उनको बैरूत पे टारगेट किया गया। और कल हसन नसरुल्लाह का बयान आपने सुना होगा, और उन्होंने कहा कि जी हम वो एक आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब इस वक्त जो लड़ाई है, जो इसराइल ने सोचा ये था कि उसके, आपको पता है कि 3 मकासद थे। एक तो उसने एथनिक क्लेंजिंग करनी थी, दूसरे वो चाहते थे कि जो नेतन्याहू ने जो कागज लहराया था कि जी हमें जगह चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए, तो वो अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ था। और जो बाइडन भी जो हिटलर जैसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, उन्होंने उनको फुल सपोर्ट दी हुई थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और आपने देखा हमास की तरफ से जो रेजिस्टेंस आई है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी दूर है। फिर जिस तरह हौसी ने स्टांस लिया है, उन्होंने परसों भी एक शिप को टारगेट किया है, और ईरान जो कह रहा है कि जी अब जो हुआ कासिम सुलेमानी के मज़ार पे जो कुछ हुआ उसका भी हम बदला लेने जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कॉन्स्टेंटली टारगेट हो रही हैं, और ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी। अब इफेक्ट आपने कहा कि नेबरिंग कंट्रीज़ का, नेबरिंग कंट्री, अब ईरान के साथ अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो उसमें पाकिस्तान भी आता है, उसमें अफगानिस्तान आता है। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो मैं साउथ पाकिस्तान एशिया के में आप हवाले से देखते हैं जानना तो चाहूँगा जी। जी। पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा। हाँ जी, जी। पाकिस्तान के हवाले से अगर आप गजा की वॉर को देखते हैं तो पाकिस्तान का स्टांस जो उसके ऊपर है, वो हमारा ऑफिशियल स्टांस तो 2 स्टेट सोल्यूशन का है, जो हमारी हुकूमत की तरफ से बयान आया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन सर, मैं होना जानना ये चाहिए। चाह रहा था कि ईरान में जो ये बॉम्ब ब्लास्ट के वाक़यात हुए हैं, अगर खुदा न ख़ास्ता ये वाक़यात बढ़ जाते हैं और वहाँ पे खुदा न ख़ास्ता अनरेस्ट बढ़ती है, तो बीइंग अ नेबरिंग कंट्री ऑफ ईरान, पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है? पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट तो आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे आप ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और अब उससे पहले एक भी पता है आपको, याद है कि जंदुल्ला ने एक ईरानी गार्ड्स के टारगेट कमांडर को टारगेट किया था, और ईरान ने पाकिस्तान को उसके जरिए उस पर एक्यूज़ किया था। हालांकि जंदुल्ला की बहुत सारी प्रेजेंस ईरान के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है, इसको आप रिलेट करें गजा की वॉर से, और ये ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है पॉइंट टेकन जी। इसराइल के एजेंट से। इससे पहले आपको याद है कि ईरान के अंदर इसराइल मुसैद ने, एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनको उन्होंने शहीद किया था। अब ये चीज़ें ईरान के अंदर इसराइल की तरफ से जारी रहेंगी। इसमें जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कोई चीज़ जो है उसको ईरान ने ना तो पॉइंट आउट किया, बल्कि उनकी डायरेक्ट जो पॉइंटेशन है वो इसराइल की तरफ गई है। तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे आपको पता है कि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बीएनए बीआरए वो ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। आपने देखा पंजगुर में हमला हुआ, अच्छा, खुददार आपने में हुआ, बीएलए का किस्मत जिक्र में किया। हुआ, तो आपने वो बीएलए का दहशत। जिक्र किया, चाहे वो बीएलए हो चाहे टीटीपी हो। इसके बाद में आपके पास भी आऊँगा ब्रिगेडियर साहब। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए इनके खिलाफ, और वहाँ से असला जो हमें मिला वो मेड इन यूएस अमेरिकन असला, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका इनखला करते हुए छोड़ गया था। तो इस असले का इन्फ्लक्स किस तरह से यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से आ रहा है? और ये तो लगातार अगर तवातर के साथ इनकी अप्रोच में है, तो फिर हमारे लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। जी जी। आसिफ साहब। तो अभी हम ईरान की तरफ से अभी हम फिर अपने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं। जी। तो आपको मालूम है कि हमारा ख्याल ये था और उम्मीद ये थी कि जब यहाँ से इनखला होगा अमेरिका और नेटो नेटो फोर्सेस का और ख़ासकर रॉ का,
और एनडीएस वहाँ से जो ख़त्म हो जाएगी तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो हैं सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे, जैसे कि पहले एक ज़माने में हुए थे जब मुल्ला उमर ने यहाँ पर हुकूमत संभाली थी तालिबान की। लेकिन वो तमाम ख्वाब हमारे चकनाचूर हो गए हैं। आज दोबारा हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है इनसिक्योर हो गई है, बल्कि जो हमने जो ये देखा है 2022 और ख़ासकर 2023 में बतदरीज जो है इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ते चले गए हैं। और ना ये कि वो इंसिडेंट्स ज़्यादा बड़े हैं, उनके जो टारगेट्स और अहदाफ और हदफ जो थे वो भी बड़े बड़े टारगेट थे, जैसे कि चित्राल में। कैंटोनमेंट से जो गवर्नमेंट और इस तरह का है। उसमें जो है हमने ये देखा कि ये वजह क्या थी कि जी उनके पास जो हथियार हैं वो बड़े जदीद हैं, उनके टैक्टिक्स जो हैं वो रिफाइंड और रिफॉर्म्ड हैं, और तरीके भी जो हैं उनके वो थोड़े मुख्तलिफ हैं बनिस्बतन पहले के। और उसकी क्या वजह है कि वो $2.5 बिलियन से ज़्यादा वो जो असला यहाँ छोड़ के चले गए थे अमेरिकन, या तो वो जानबूझ के छोड़ के गए थे किसी मकसद मकसद के तहत, या वो ले जा नहीं सके थे। इतना तो वो कर सकते थे ना कि हम उनके मोस्ट अलाइड अलाई थे, तो हमें कुछ उसका हिस्सा दे देते, हमें भी नहीं दिया, और वो हवाले हो गया है टीटीए के। और टीटीए और टीटीपी जो हमारा ख्याल था कि इस तरीके से उनका इल्हाक नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, लेकिन आज टीटीए और टीटीपी का एक इल्हाक हो गया है। और उन्होंने उनकी जो ज़ुबान है और उन्होंने जिस तरह की धमकियाँ दी हैं और जो उनकी हरकर्दी है, वो दोनों एक पेज पे हैं, क्योंकि एम्बिशंस दोनों के एक ही तरह के हैं। वो भी इस्लामिक एमिरेट के जो है उन्होंने बनाई है, और टीटीपी है वो भी इस्लामिक एमिरेट के ही ख्वाह हैं। जो पश्तून बेल्ट उनके एरिया बलूचिस्तान में और केपी और पुराना जो फाटा था उनके ऊपर जो ड्यूरल लाइन उन्होंने एक्सेप्ट पहले उन्होंने नहीं की थी, मुल्ला उमर ने भी नहीं की। इस जो आज की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी वहाँ ये तस्लीम नहीं करती, उनके एम्बिशन उसी तरीके से हैं। इसीलिए से जो है वो उनको सेफ हेवन्स भी वहाँ प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादातर उनके जो सेफ हेवन्स हैं वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो हक्कानीज की जो डोमिनेंस में है वहाँ पर हैं, और वो पहले भी उनको उनकी वजह से ऑपरेट कर रहे थे, आज भी उनको ये कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन सबसे जो जी ठीक है। खतरनाक बात ये है जी, जी। कि ज्यादातर हमलों में हमें अफगानी नजर आए हैं। सुसाइड बॉम्बर जो हैं वो भी जो है ना अफगानी थे, जिस पे फिर हमने भी उनको बड़ा एक सख्त पैगाम दिया, हुँ। लेकिन उसका भी इतना खातर ख्वाह नहीं किया। अभी जो एक रिसेंट जो पार्ले हुई है और जो मीटिंग हुई है, और चाइना जो खासकर जो एक रोल प्ले कर रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जो है ये सिलसिला हो, क्योंकि उनको सबसे बड़ी तकलीफ जो है कि यहाँ से जो हमने अफगान रेफ्यूजीज जो इलीगल थे, अनरजिस्टर्ड, अनडॉक्यूमेंटेड थे, और वो हम ये समझते थे कि जो सबसे बड़ी वजह जो है अंदर की ये स्लीपिंग सेल्स और ये फैसिलिटेटर्स का और ये सारा जो है ना वो यहाँ से ही हो रहा है। तो इसलिए उनको हमने अपनी सिक्योरिटी की वजह से, और वैसे भी वो इकोनॉमिक बर्डन्स हैं, और 79 से वो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो ये उनको बहुत ज़्यादा ये तकलीफ हुई है, जबकि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सारा जो डॉलर और ठीक है सर, हमारा पॉइंट टेकन। मैं आपकी जाने वापस आता हूँ। गजनफर साहब, पेंटागन ने खुद से एक बयान दिया था और कहा था कि 2005 से 21 तक अफगानिस्तान को 18.6 अरब डॉलर का सामान हमने फराम किया था और 4,27,300 जंगी हथियार फराम किए थे अफगान हुकूमत को, सेटअप को, या छोड़ गए उनके लिए। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ने, क्योंकि मेरी राय के मुताबिक अमेरिका सोचे समझे प्लान के बगैर यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्या उसके कोई हिडन मकासद थे, हिडन एजेंडा था जो उसने हासिल कर लिया, उसके बाद वो यहाँ से विड्रॉ करके गए और ये असला छोड़ के गए यहाँ पे? अमेरिका के मकासद जो हैं उनमें तो कोई, उन्होंने कभी अपने मकासद छुपा के नहीं रखे। उन्होंने कोई अपना मकसद जो है वो जो है उसको अपना अंडर द कारपेट नहीं रखा, बल्कि वो बोलते रहे अपने मकसद। उनका बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी कॉज करना है। जिस वक्त तहरीक तालिबान, जिसको ये तालिबान दहशतगर्द ग्रुप बना था, तो उसको इक्विप करने में, उसको आम करने, उसको फाइनेंस करने में CIA और मोसाद और रॉ शामिल थे। यानी जो उस ज़माने में फाइटर्स यहाँ पे लड़ रहे थे, जो इनके जो दहशत पसंद
जो पाकिस्तान फौज के साथ लड़ते थे, हमले होते थे, आपको पता है एक बहुत बड़ी लंबी बैटल चली। उसमें दो चीज़ें बड़ी सामने आई जो इंटेलिजेंस के तौर पे गैदर की गई थी। एक तो यह था कि एक दहशतगर्द को $1000 पर ऑपरेशन पे किए जाते थे। फिर वहाँ से उस ज़माने में जितना असर लिखा था, अगर आप सवात में जाए, चित्राल में जाए, दीन में जाएँ, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिकवर किया था उस पर मेड इन बनारस की मोहर लगी हुई थी, मेड इन इंडिया की मोहर लगी हुई थी। उस वक्त इंडियन वेपन, इंडियन असला वहाँ पे यूज़ हो रहा था। और ख़ास तौर पे सवात में जहाँ पे फजलुल्लाह वो ये लोग लड़ रहे थे, वहाँ पे ये बहुत कॉमनली सूफी एक्सप्लोसिव और मोहम्मद जी। बाकी चीज़ें नहीं। अमेरिका ने जब आया अफगानिस्तान के अंदर, अब हिलरी क्लिंटन का बयान आपने उठा के अगर पढ़ा हो तो आई कोट हिलरी क्लिंटन, ये बड़ा कॉमन बयान है जिसमें उसने कहा था कि जी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो कुछ हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ, इट इज बिकॉज ऑफ द इरेटिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अनकोट। इसके बाद जनरल वेस्ले क्लार्क का आपने बयान सुना होगा कि जी एक दिन मैं गया वो पेंटागन में, तो वहाँ मैं डिप्टी चीफ से मिला, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक कागज़ निकाला और कहा अगले 10 सालों में हम 5 ममालिक पे हमला करने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, मैंने पूछा भाई किस लिए? उन्होंने कहा जी आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन हमने हमला करना। फिर आपने देखा उसके बाद इराक तबाह हुआ, लिबिया तबाह हुआ और जो कुछ चीज़ें हुई। अब अफगानिस्तान के अंदर जिस वक्त ये सब कुछ हुआ है, और 9/11 का बेसिक मकसद जो था, इट वाज टू पुट फुट ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान। और वो अफगानिस्तान में आके लैंड कर गए। उन्होंने पहले पैंथर ग्रुप भेजे, फाइटर ग्रुप भेजे, ट्रैकर ग्रुप भेजे और पूरी की पूरी फोर्सेज लैंड, और अफगानिस्तान को 11 साल तक उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब वो तबाह हो गया और वो किसी काबिल ना, और पाकिस्तान ने उस पार्ले शुरू किए, पाकिस्तान ने मीटिंग शुरू की, तो तमाम चीज़ें जब सेटल हो गई, उन्होंने दरबान मुल्ला अख्तर मंसूर को मार दिया। और उससे पहले एक अपना खबर रिलीज कर दी थी कि उनका पहला कमांडर मर गया, मुल्ला अख्तर मंसूर मरा, तो आपके नेगोशिएशन रुक गए। उसके बाद जब ये हुए और दोहा में मुज़ाकरात हुए, तालिबान ने कहा हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो अभी ये मुज़ाकरात चल रहे थे, ट्रंप था, जो बाइडन आया, और रात के वक्त अमेरिकन जो है 2 इनके बेसिस थे, कंधार का और कैंप सेबेस्टियन, उनको खाली करके रातों रात जो है वहाँ से चले गए। एक जगह पे ब्रिटिश फोर्सेज थी, एक जगह पे अमेरिकन फोर्सेज। तो ये कहना कि जी वो हरी में गए, नो, दे हैड अ प्लान बिहाइंड। उन्होंने वो तमाम हथियार वहाँ छोड़ने थे। और अगर अब मैं एक ऑस्ट्रेलियन अपना डिफेंस एनालिस्ट को पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा था, उनकी खबर छपी थी अखबार में, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, जिसकी हेडिंग थी कि तालिबान आर नाउ न्यू वेपन स्मगलर इन द रीजन। यानी अफगानिस्तान के अंदर टेंट लगा के उनके नीचे हथियार रखे, जैसा कभी चरस अफ्यून बिकती थी, आज हथियार बिक रहे हैं। एक वहां पर राइफल जो है अपना, उसकी कॉस्ट है $2400। नाइट विजन गॉगल जो है वो मिलती है $100 की। तो ये प्लान तरीके से वहां पे आपने देखा होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें आई थी कि इवन ये जो दहशतगर्द जो लोग तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के गए थे, वो कहीं जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं चढ़, तो उनका एक मकसद, वो मकसद उनका पूरा हो गया। जिन अफगानों को उन्होंने लेके जाना था अमेरिका, उनको वो पाकिस्तान छोड़ गए कि 25,000 अफगान है जी, हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, हम इनको ग्रेजुअली लेके जाए। वो अफगान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, अनरजिस्टर्ड लोग इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में। अमेरिका को ये पता नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान में नेगोशिएशन के लिए आता है, ये बात नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना करो, आपने हमसे कमिट किया था कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुआ, कि वुमेन राइट पर बात करना शुरू कर देता है। तो बात यह है कि ये जो शिपिश मक्काराना एटीट्यूड है अमेरिकन लीडरशिप का, बिकॉज अमेरिकन लीडरशिप जो है, दे हैव बीन फाइनेंसिंग टेररिज्म इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इन्होंने टेररिज्म, वियतनाम से चले और आके अफगानिस्तान में खत्म करे, हर जगह इन्होंने दहशतगर्दी को जन्म दिया। तो ये पाकिस्तान को किस तरह छोड़ सकते थे? रिजीम चेंज इज आल्सो वन पार्ट ऑफ कीपिंग पाकिस्तान डिस्टेबलाइज। तो बात यह है कि उन्होंने जो हथियार छोड़े थे, वो इसीलिए छोड़े थे कि वो दहशतगर्दों के हाथ लगे, उनको तालिबान, अफगान तालिबान दहशतगर्द जो है इनको बेचें, वो लेके जाएं। आपको पता है पंजगुर में जो हमला हुआ था, वहाँ लेटेस्ट वेपनरी इस्तेमाल हुई, रात को वो हमला हुआ था, और एनवीजीज, तो अमेरिकन एनवीजीज और लेजर गाइडेड लेजर गन्स जो है वो इस्तेमाल की गई थी। फिर आपने जोब में देखा। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक प्लान के तहत है। अगर अभी भी हम अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान को हार्नस नहीं कर सके, उनको ये रियलाइज नहीं करा सके, उनकी कमिटमेंट नहीं रियलाइज करा सके, और हम अभी तक प्रेशर के अंदर इसलिए हैं कि जब हम अफगान अनरजिस्टर्ड महाजिन को वापस भेजते हैं, तो अमेरिका के 3 वफ्द आए थे ऊपर चले, अगर आपको याद होगा पिछले महीने जब हमने तीन डेलीगेशन आए थे। एक उनकी लीडर थी जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और उसकी वो अपना मिनिस्टर थी। तो उन्होंने आके आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा जी इन अफगानों को ना भेजे वापस, बिकॉज अगर ये अफगान चले गए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, तो हमारा तो सारा का सारा जो है वो दुकान बंद हो जो है जाएगी। वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रख के ना हमने चाइना की तरफ जाने देना है, ना हम इनको रशियन की तरफ जाने देना है।
तो ये एक पॉलिसी का हिस्सा है, उसी पॉलिसी के तहत वो वेपन छोड़ के गए थे। उसी पॉलिसी, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये लाखों में वेपन नहीं है, फिर आपको एपीसी देखनी पड़ेगी। वहां पे वो हेलीकॉप्टर छोड़ के गए थे और 3 हेलीकॉप्टर्स जो है अफगानियों ने रिकमीशन कर लिए, जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो एनवीजी थी, जो वेब मोटर्स थी, जो गन्स थी, जो असला था, तो वो तमाम का तमाम उनको पता नहीं था। इतने बेवकूफ है कि रात के अंधेरे में निकल गए, आके अफगान एयरपोर्ट पे आके वो बैठ गए और वहां से वो निकलने लगे और वहां भी 2 दहशतगर्दी के हमले हुए। सो जी ये ठीक जो है। अब हम यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापसी पे आसिफ साहब आपसे इसका जवाब लूँगा। सवाल ये होगा कि असलहा तो पाकिस्तान आ रहा है, इसके तो हमारे पास प्रूफ्स भी हैं। जैसे हालिया 29 दिसंबर को जो शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, उसमें असले के सबूत सामने आए हैं। और इसके अलावा फिर बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन्हीं हथियारों से नोशकी में FC कैंपों पर हमले किए, पंजगोर में FC कैंपों पर उन्हीं हथियारों से हमले किए गए। ये तो प्रूफ हमारे पास आ चुका है, लेकिन इस असले की सप्लाई को रोका कैसे जाए, बॉर्डर मैनेजमेंट को मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए, इस ब्रेक के बाद नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। जी आसिफ साहब, बात हम प्रोग्राम से पहले ब्रेक से पहले कर रहे थे माजरत कि अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या थी। अब आप ये बताइए कि साबित हो गया कि असलहा तो वही इस्तेमाल हो रहा है जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है। अब हम इसकी सप्लाई को रोक कैसे सकते हैं? हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर कि बॉर्डर मैनेजमेंट मजीद बेहतर बनाई जाए? एक तो अभी चीज वाज़ेह हो गई कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है 9/11 के बाद एक मंसूबे के तहत जो है ना टेररिज्म के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए बनाई गई, जिसमें के 6 एजेंसियां जो थी वो एक छत के नीचे बैठ के उन्होंने ये तमाम प्लान्स और प्रॉक्सी वॉर जो है ये बनाए। 60 से ज़्यादा जो प्रॉक्सीज जो टेररिस्ट ग्रुप ये टीटीपी के नीचे काम कर रहे थे। इसी तरह दर्जन से ज़्यादा जो है पाकिस्तान में थे। फिर इसी तरह उन्होंने अर्बन सिंध और रूरल सिंध में भी जो है ना अपनी प्रॉक्सी जो है वहाँ ये बनाई थी। और इसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा सप्लाई लाइन भी थे। पहले जो कंटेनर्स जो थे जाते थे नेटो के फ्रॉम कराची थ्रू तोरखाम एंड चमन, उसमें भी जो है ना इनके हवाले होते थे और अपना भी वो मिशन जारी रखते थे। लेकिन उनका देखे ना, उन्होंने स्ट्रेटेजाइज कैसे किया। स्ट्रेटेजाइज इस तरह किया कि पाकिस्तान को उन्होंने कोलिशन पार्टनर बनाया, लालच दी, उनको एक डिसीव किया कि जी आप ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और फ्रंटलाइन स्टेट बनेंगे। जबकि दरअसल उनका मकसद जो था वो पाकिस्तान एक टारगेट था। उन्होंने पाकिस्तान को हर हालत में डीन्यूक्लियराइज करना था और न्यूक्लियर पावर और मिसाइल पावर की वजह से वो डायरेक्ट हमला वो नहीं करना चाहते थे, वो कोवर्ट मीन से ये करना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए और जिसमें फ्रंट फुट के ऊपर जो है रॉ जो है उसने किया और एनडीएस जो है उसके साथ उन्होंने ये मिला दिया कि किस तरीके से हमने इस काम को जारी और सारी रखना है, उनको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करना है, इकोनॉमिकली उनको बदहाल करना है, मिलिटरली उनको ब्लीड करना है, सोशली उनको डिवाइड करना है और इस हद तक पहुंचाना है कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट या फेल्ड स्टेट बन जाए और वो मजबूर हो जाए कि जी ये आप मेरे हथियार ले लें, हमें जिंदा रहने दें और हम आपके ताबेदार और कंप्लाइंट स्टेट बनेंगे। तो उसके लिए ये 20 साल ये जंग जारी और सारी रही। वो अपने किसी मकसद में पूरे नहीं उतर सके, उनको एक ह्यूमिलिएशन हुई। अब उन्होंने 2 किस्म की ह्यूमिलिएशन का बदला लेना है। एक तो अफगानिस्तान से लेना है जिन्होंने उनको मारा, और दूसरा पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनकी शय के बगैर, उनकी जो यहाँ पर उनको पैसे मिले थे उसके बगैर जो है वो हो नहीं सकता था। जो क्योंकि उन्होंने बार-बार हमें यही कहा कि जी आप उनके साथ मिले हुए हैं, कॉम्प्लिसिट हैं या आप जानबूझ के करना नहीं चाह रहे हैं और ब्लेम सारा हम पे आता था कि आपने यहाँ पर पैसे दिए हैं, जबकि आज तक वो उसका सबूत जो है ग्राउंड के ऊपर नहीं ये दे सके। अब इस वक़्त क्या हुआ है कि अमेरिका वैसे तो चला गया, लेकिन वो क्या ये चाहेगा कि ये सारा रीजन जो है ना, ख़ासकर सेंट्रल एशिया साथ है और अफ़गानिस्तान जिसके लिए वो आया था उसके लिथियम वगैरह के लिए, और फिर यहाँ भी बड़े उसके वसाइल हैं। बलूचिस्तान जो है ना, आपको पता है कि हर एक की जो है ना नज़र जो है बलूचिस्तान के बलूचिस्तान हवाले के से हम डिस्कस ऊपर। करेंगे लेटर ऑन जी। जी? जी जी, बलूचिस्तान के हवाले से हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, ठीक ठीक जी है जी। तो अब ये है कि
अब ये चीज़ जब हमने देखा कि इतनी बड़ी-बड़ी हमने जंगें भी लड़ी, उनको हमने यहाँ से निकाल भी दिया और पूरे फाटक को हमने जो है ना पीसफुल भी बना दिया, उसको केपी के साथ जम भी ये कर दिया और बॉर्डर मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से हमने ये ठीक की, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जारी और सारी थीं। तो उसमें फिर ये पता चला कि अंदर जो है हमारे पास फैसिलिटेटर्स और एबेटर्स और स्लीपिंग सेल जो है ना ये बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस पे जो है आप लोग जो है रद्दल फसाद वो भी लॉन्च हुई, लेकिन वो भी अपना काम नहीं कर सकी, क्योंकि जो देने वाले जो थे, वो अब आज देखें कि इस वक़्त जो है, अब इंडिया दोबारा अपना इन्फ्लुएंस गेन कर गया है। ये जो तालिबान जो है जिसके खिलाफ इंडिया ने हमेशा से पहली जंग जब हुई 80s में उस वक़्त भी ये रूस के साथ था, आज वो अमेरिका के साथ था कि इनको जो है ना वो तहस-नहस करो और आज वो देखें कि वो उसके साथ उसने दोस्ती बढ़ा ली है, उसको दोबारा सारे जो है ना मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह जो है वो इस वक़्त हमने ऑफ़र दी ठीक है, थी उनको कि हम आपने यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज़ की अब ज़िक्र किया है। गज़नफ़र साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें किस हद तक मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको काउंटर कर सकें? अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात किस हद तक बेहतर होने चाहिए और हमारी ये मजबूरी है, किस हद तक मजबूरी है? देखिए डिप्लोमेसी में अमेरिका इंडिया अ, हमसे बहुत आगे है। आप टाइम देख लीजिए कि जब हमने फर्स्ट अफ़गान जहाद जब हुई और इतनी कुर्बानियाँ हमने दी और उसको जिताया, उसको यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया, उसके लिए सोल सुपर पावर बनाया, तो वो जाके किसने उसको झोली में डाल लिया अपने इंडिया को, जो उस साइड के ऊपर था और हमें उन्होंने सैंक्शन लगा दिए और फिर आज तक जो है हम उनके ये टारगेट ही रहे हैं। अब यही बात जो है दोबारा उस तरह की जो एक कहानी दोबारा ये रिपीट हो गई है। तो डिप्लोमैटिकली जो है हमें कुछ कमज़ोरी कहीं ज़रूर है। तो हम वो शायद अपना उस तरीके से गेम शायद खेल नहीं सकते, उस ठीक है तरह सर, के पॉइंट टेकन। वेपन सर, सेम सवाल गज़नफ़र साहब आपसे जानना चाहूँगा। जी, बात ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो मिलिट्री रिलेशनशिप होती है, एक बॉर्डर रिलेशनशिप होती है और एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होती है। और ये दोनों मिलिट्री रिलेशनशिप, मिलिट्री कॉपरेशन, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है डिप्लोमेसी में भी। यानी एक सिर्फ एक मुल्क जिसने पाकिस्तान को अपोज किया था यूएनओ में एंटर, वो अफगानिस्तान था, क्योंकि उनके बड़े लॉन्ग ड्राउन किस्म के जो है ग्रीवेंसेज हैं, सेल्फ क्रिएटेड ग्रीवेंसेज हैं, जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं। और उसको उन्होंने बहरा भी किया और मुख्तलिफ, लेकिन ये था कि इस किस्म का जो सूरत हाल है वो कभी पैदा नहीं हुई थी। अभी वो क्यों पैदा हुई है, उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने इतने सारे जो है मुझे महाजरीन को होस्ट किया और अभी भी अनरजिस्टर्ड जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत क्राइम रेट बहुत बढ़ा। यहाँ पे क्लशनकोव कल्चर आया, ड्रग कल्चर आया, लेकिन हमने उनको बर्दाश्त किया, उन्होंने हमारी सड़कों को तबाह किया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आप याद रखिएगा कि उसकी अफगानियों की एक करेक्टरिस्टिक है कि हमेशा उन्होंने उस शख्स को डिच किया है जिसने उनके ऊपर एहसान किया। आप मुख्तलिफ अदवार में इस चीज़ को निकाल के देख लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। अब आज भी पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की, हमने जो अफगानिस्तान का पीस था वो हमने ही कोशिश की थी ना। उरमची में मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए, दोहा तक आप पहुँचे, लेकिन क्या इन एफर्ट्स को हमने मुल्ला बरदार को रिहा किया, लेकिन क्या अफगान दहशतगर्द लीडरशिप तालिबान जो है, जो दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, ख़ुद भी बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया? आज अगर उनकी ज़्यादा रिलेशनशिप चल रही है तो हाफिज़ गुल बहादुर की और सिराजुद्दीन हक्कानी की चल रही है, जो दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान में तहरीक तालिबान दहशतगर्द, इनको तहरीक कहना तो इनकी उस तहरीक की बेइज्जती है ना, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना। ये तालिबान दहशतगर्द हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में है चाहे पाकिस्तान में है। तो उन्होंने हमारी किसी चीज़ को नहीं किया, इसलिए कि वो हर उस शख्स को छुरा घोंपते हैं जो उनके साथ कोई अच्छा करता है, और आज यही चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब डिप्लोमेसी दोनों तरफ से होती है, आप कहते हैं ना, जिसको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एक टर्म इस्तेमाल होती है डिप्लोमेसी में, जिसका मतलब होता है कि दोनों साइडें एक दूसरे से कोऑपरेट करें। अभी भी अफगानिस्तान का एक वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है और पाकिस्तान ने बारहा उनको रियलाइज कराया, लेकिन हमारे यहाँ उसकी हमारी वीकनेस ये है कि ये जो खास तौर पे जो आपकी पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट गुजरी है, तो आप मुझे बताएं ना, हमारा थ्रेट उससे ज़्यादा अफगानिस्तान था, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर जो भी था उसने अफगानिस्तान का कोई दौरा किया?
एक दफा हिना रबानी खर थी जो वो दौरा करने गई थी। तो बात ये हमको जिस तरीके से एंगेज करना चाहिए और जो वैसे हमें हमने एंगेज खुद नहीं किया। वो हमारी तरफ से वो भी लैग करती है ठीक है। गालिबन। हम तवज्जो नहीं देते उनके ऊपर। एक बयान दहशतगर्दी का वाकया होता है, बयान आ जाता है कि ये हमारी जीरो टॉलरेंस है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद दूसरा वाकया हो जाता है दहशतगर्दी का, फिर तीसरा वाकया हो जाता है दहशतगर्दी का। डिप्लोमेटिक तो फ्रंट पे बात हमें यह है कि ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने हम लोग। डिप्लोमेटिकली बड़ी कोशिश की है, जी लेकिन क्योंकि उनके ज्यादा रिलेशनशिप जो है तालिबान दहशतगर्द ठीक हुकूमत जो है अफगानिस्तान में, ठीक उनका है सर, ज्यादा पॉइंट टेकन। पैसा जो है बलूचिस्तान को शामिल कर लेते उनका हैं डिस्कशन सिस्टम में। चलता है पैसे पे, वक्त कम रह डॉलर गया सर, के। 4-5 मिनट रह गए। आसिफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमारी पाकिस्तान की आबादी का निस्फ हिस्से से भी ज़ायद जो है वो 21 साल से कम उम्र नौजवानों की है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके फ़वाइद भी हैं, इसके मसाइल भी हैं। अब ये बताइएगा कि इस यूथ को हम चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? बलूचिस्तान में ऑब्वियसली यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो BLA है, चाहे वो मज़ीद दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके पीछे रॉ या हिंदुस्तान का हाथ है, भारत का हाथ है। हम उनको चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? और फिफ्थ जनरेशन एक नाम टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन आया हम फिफ्थ जनरेशन को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए? जी, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान एक बड़ा लकी मुल्क है, जहाँ पर 65% यूथ है, जिसको यूथ बल्ज कहते हैं, और उनमें टैलेंट भी ज़रूर है। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारा ये यूथ बल्ज आज जो है एक किस्म का ये ज़ाया हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव चैनल्स में ये नहीं पड़ा है। हमारे जो मासवाए पंजाब के, और उसमें मैं साउथ पंजाब को अलग कर दूँगा, बाकी सूबे हमारे कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड हैं, और ख़ासकर बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध हो गया, साउथ पंजाब हो गया, और जो फाटा का जो पुराना इलाका था, ये तो बैकवर्ड हैं और अंडर डेवलप्ड। यही वो इलाके हैं जहाँ पर इंडिया ने शुरू दिन से कोशिशें की। पहले उसने बंगाल में किया, और उस सबवर्जन के थ्रू जो है ना, उसके तमाम लोगों को के जहनों को उसने पॉइजन किया, और वो अप्लाई उसने फिर इंटीरियर सिंध और अर्बन सिंध और फिर बलूचिस्तान में और फिर फाटा में किया। ये ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा, उधर से ग्रेटर पश्तूनिस्तान का ये नारा, ये सब उसने यहाँ के लोगों से ही वो किया ना। उनकी महरूमियों को उसने एक्सप्लॉइट किया, उनके जख्मों पे नमक छिड़ा, उनको बरगलाया और उनको इस तरफ लगा दिया। और फिर उसने जहाँ जो भी, जब बलूचिस्तान की खासकर जो 1947-48 से इंसर्जेंसी शुरू की, हर एक की जो है उसने सपोर्ट की, और अफगानिस्तान में उनको पनाहगाहें ये मिली जी और ठीक उनको है सर, पॉइंट सपोर्ट। टेकन। गजनफर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं उनका भी तो कोई नैरेटिव होता है ना, वो उस नैरेटिव के तहत ही उन बच्चों को, नौजवानों को कन्विंस करते हैं। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हम वो इकदाम उठा रहे हैं जो हमें उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए, लेकिन हम उठाते नहीं है ना। वही मैंने जब अर्ज किया कि क्या हम वो इकदाम एक उठा रहे हैं जो हमें उठाने चाहिए? देखिए, APS पे जब हमला हुआ था तो उसके बाद हमने क्या किया था? पहली बात तो ये हमारी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है। ऑपरेशनल पॉलिसी आर्मी ने बनानी थी, वो उन्होंने बनाई हुई है, जिसके तहत आपके IBOs होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पाकिस्तान में ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन उसका नेक्सस क्रिएट करना होता है इन टेंडम विद द नेशनल पॉलिसी, और नेशनल पॉलिसी के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। उसमें एक वो चीज़ होती है जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, और वो नैरेटिव कहाँ से चलता है? वो नैरेटिव आपकी हुकूमत से चलता है, प्रिंट मीडिया से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चलता है, आपके एजुकेशन में चलता है, स्कूलों में चलता है, कॉलेज में चलता है। हमने जब APS पे बच्चों पे, प्यारे प्यारे बच्चों पे, फूल जैसे बच्चों पे हमला हुआ था, तो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। उसके तहत आपने कहा था कि एक अदारा बनेगा नेक्टा, जिसको जो एक पॉलिसीज भी बनाएगा। फिर उसके 10-12 और भी क्लॉजेस थी कि हेट लिटरेचर, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, चंदा जमा करना, ये करना, उन सब के ऊपर पाबंदी होगी, और उसके ज़रिए एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप होगा, उसको पोर्ट्रे किया जाए। लेकिन क्या ये हुआ? आज आप सोच लीजिए आप कहाँ खड़े। ठीक है। उसके ऊपर पॉइंट यहाँ हुआ ये कि वो नेक्टा जो 1 साल रहा, जब उस वक्त की हुकूमत थी PMLN की, उन्होंने उनको रिसोर्सेज ही नहीं दिए, पैसे ही नहीं दिए, दफ्तर भी नहीं दिया। तो आप मुझे बताएं, जब यहाँ पे हर चीज सियासत की नजर होगी, और मकसद लीडरशिप का होगा अपनी सियासत को चलाना और अपने आप को मजबूत करना, और अवाम मरते हैं तो मरने दें उनको, नो बॉडी इज बॉदर्ड।
क्योंकि वो तो 10-10, 20-20, 25-25 गाड़ियां लेके फिरते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, आगे पीछे सड़कें बंद कर लेते हैं। तो मरता कौन है? अभी ये जो पिछले दो तवातुर से हमले हुए, कल भी एक हमला हुआ है, उसमें कौन लोग सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी शहादतें पेश कर रही है ना, उसमें जवान भी हैं, अफसर भी है। बाकी अगर सड़क पे कुछ होता है तो आम आदमी जो है वो इफेक्ट होता है। तो क्या वो नेक्टा की पॉलिसीज पे और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हुआ? आप इसके अंदर जवाब तलाश कीजिएगा। आपको पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप का, उनके एटीट्यूड का, उनके कंसर्न का और उनकी जो अपना काबिलियत है उसका जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा कि क्या 2 दफा पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही, उन्होंने क्या किया, कुछ किया। तो अब जब आप अपनी चीजों को खुद ही बिल्डअप नहीं करेंगे, दुनिया के सामने अपना स्टांस आप पहले ही पेश नहीं करेंगे, तो दुनिया तो आपके अपना खुद तो मदद करने के लिए नहीं आएगी ठीक है ना। गजनफर पीडीएम साहब, की पॉइंट हुकूमत में टेकन। आपको याद है मस्जिद पे हमला जी हुआ था। ठीक है जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में मुजाहिद बरेलवी साहब को और राना अजीम साहब को। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। और ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और राना अजीम साहब हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के। खुश आमदीद कहते हैं दोनों मेहमानों को। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सहाफ़त किस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद हमारी एडिटोरियल पॉलिसीज़ और सहाफ़ियों की सेफ्टी, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, उसमें से इंफॉर्मेशन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और जो असल ख़बर है उसके क्रक्स निकालना, और फिर सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी और इसके साथ साथ सहाफ़ियों की सेफ्टी के हवाले से दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं। क्योंकि फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे। बहुत से सहाफ़ी हैं जिनको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद FIRs भी दर्ज कर दी गई और जो मुल्ज़िमान थे वो बरी कर दिए गए। आया मामलात प्रोसिक्यूशन में कमज़ोर हैं या फिर हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वहाँ से सवाल ही पैदा होता है कि मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हो कैसे जाते हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले हम सवाल कर लेते हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। अच्छा सर, आप बहसीयत साफ़ी आपने जर्नलिज़म का आगाज़ बहुत अरसा पहले से कर दिया था। 1979 में आप रशियन से भी पहले पहुंच चुके थे अफ़गानिस्तान में। तो बहसीयत साफ़ी मुझे बताइए कि आपने क्या कवर किया, कैसे कवर किया, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में सहाफ़त के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है? ये वो पूरी तारीख है 1979 की काबुल जाने की। उस वक्त हम समझने सहाफ़त में नए नए आए थे, ज़ियाउल हक का दौर था और क्योंकि मेरा चैनल बंद हो चुका था तो फारिग बैठे थे। लेकिन जो हमारा सियासी बैकग्राउंड था ना, तो हम वली नेशनल पार्टी करीब थे, वली खां, बदियो मैंगल, अजमल खटक। और ये गालिबन 78 की बात है कि अजमल खटक जो भुट्टो साहब के दौर में जब फायरिंग हुई थी पिंडी में, तो काबुल चले गए थे। तो वो सब जो एक 12 का पार्टी नेटवर्क होता था, उस नेटवर्क ने कहा कि भाई सहाफ़त तो खैर नहीं रही, सहाफ़त के तालिब थे, तो मैं 100,000 रुपए लोगों से लिए BCBC के पेशावर गए। और तो पेशावर से काबुल जो है बाकायदा बस जाती थी 50 रुपए में, और सुबह वीज़ा होता था। सुबह गए और जाके काबुल पहुंच गए। काबुल में फ़ोन किया अजमल खटक को और उनके घर पहुंच गए। एक पाकिस्तानी होटल में ठहरे 50 रुपए किराए में। तो फिर बहरहाल एक सहाफ़त का सौदा सर में समा चुका था। तो अजमल खटक बोले कल मैं जा रहा हूँ नूर मोहम्मद तरक्की जो उस वक्त के सदर थे, तो मैं वहाँ उनके साथ वहाँ उन्होंने तो गया। तो एकदम एक प्रोटोकॉल वाला आया, कहने लगे जी आप कमीज और पतलून पहने हुए, आपको तो कोट पहनना चाहिए या टाई। खैर नीचे से गया, किराए में 25 रुपए का कोट लिया, टाई ली और अफगान सदर का इंटरव्यू लिया। वो तस्वीर अभी मौजूद है और काबुल टाइम्स में इंटरव्यू मेरा छपा था जो जिसमें 12 तो मैंने उससे पहले हम क्योंकि प्रेस क्लब के सेक्रेटरी थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वगैरह से वाक़फ़ियत थी। मुर्तज़ा भुट्टो काबुल में थे। जब मोहतरमा ने यहाँ जब मेरी मुलाकात हुई, हमारे उस्ताद मोहतरम शाम जी ले गए थे, तो हमने ये भी अपील कहा कि जी आप मॉस्को से कहें कि भुट्टो साहब की फांसी की सज़ा माफ़ कराई जाए। अब आपको आम बात लगेगी हम एक मामूली सा सहाफ़ी, लेकिन बहरहाल ये बात है कि उस दौर में बड़े लोग थे, तो बड़े लोगों के दरमियान बैठ कर हमारा ऐसा ताल्लुक़ बन गया 79 में। तो आजकल न सियासतदान बढ़े रहे हैं, न दौर बढ़ा रहा है, न सरपरस्ती करते हैं लोग, न इस तरह आगे बढ़ाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 79-80 से जब सहाफ़त का कदम रखा, तो आप खुद गौर करें कि एक सदर का इंटरव्यू ले रहे हैं। किताब मेरी आ चुकी थी तोरखम के सिर्फ 1980 में, जिसकी तकरीबन नुमाई भी हुई।
तो ये एक सफर का आगाज तो था हमारा। ठीक है मुजाहिद साहब, तो उस वक्त की सहाफ़त और आज जो पाकिस्तान में सहाफ़त प्रैक्टिस की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया है, डिस इन्फॉर्मेशन भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, एम्बियंस जर्नलिज्म भी इसका हिस्सा बन चुकी है, किस हद तक मुख्तलिफ है आज की सहाफ़त? देखिए बात यह है कि पहले प्रिंट की सहाफत थी। तो प्रिंट जो सहाफ़ी होता है उसमें जब हम बड़े, उस वक्त भी जब हम लिख कर लाए बड़ा मजमून अफगानिस्तान पर, तो जो हमारे उस्ताद थे महमूद शाह और अरशद शाह, उन्होंने उस पर इतनी लकीरें सुर्ख खींची कि हमें अपनी तहरीर गायब हो गई। अब अगर आज आप किसी को कहेंगे यार ये तुम किसी से कहो कि आप इस तरह ना बात करें, इस तरह ना लिखें, वो तो आपसे लड़ने लगेगा कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले। तो हमारे एक चीज को बार बार लिखते थे। फिर प्रिंट मीडिया में ये था कि जब एक आपकी खबर होती थी, रिपोर्टर्स की, हम जैसे नौआमूज, उसको सीनियर रिपोर्टर देखता था, फिर न्यूज एडिटर देखता था, फिर एडिटर देखता था, फिर कहीं जाके शाये होती थी। और बायलाइन जिसे कहते हैं ना नाम के साथ, ये तो कभी एक साल बाद हमारी बायलाइन छपी तो बाकायदा मिठाई तकसीम हुई कि भाई क्या आपके नाम से छप रही है किताब, आपके नाम से खबर छप गई। तो एक जो अब और करें ना कि जब पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज होते थे, आज आपको पता है जगह अखबार का कोई एडिटर ही नहीं है, कौन एक रह गया जहाँ एडिटर का एडिटर ही नहीं होते। अब आपके चैनलों में, हमारे चैनलों में डायरेक्टर, न्यूज डायरेक्टर को भी खत्म हो चुका है, मालिक ही जो है कंट्रोलर है, डायरेक्टर न्यूज है, बल्कि वो बेचारे मालिक भी क्या है कंट्रोल न्यूज, आपको पता है कौन कंट्रोल न्यूज करता है। तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन प्रिंट मीडिया के साथ खत्म हो गया। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताल्लुक है, तो आपको शायद मैं बताते हुए फख्र तो मैं नहीं कहूँगा, मैं पाकिस्तान का पहला सहाफ़ी था जो इंडस टीवी निकला था, उससे पहला मैंने लाइव प्रोग्राम किया था कि आज मैं पाकिस्तान के पहले सहाफ़ी की हैसियत से मैं ओपन जा रहा हूँ। और ये मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का दौर था। आज तो आप बड़ी जमहूरियत देख रहे हैं ना, सो कॉल्ड। उस वक्त मुशर्रफ के दौर में ये चैनलों को आज़ादी मिली, और तब मुशर्रफ के जितने भी मुखालिफ थे, नून लीग के, या आप नाम देखते हैं जो बड़े बड़े लोग बात करते हैं, जावेद हाशमी, एजाजुल्लाह, ख्वाजा आसिफ, चौधरी शुजात, फलां 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 तमीज़, ये सब हमारे प्रोग्रामों में आते थे। तो ये है कि उस वक्त तो है नया नया चैनल आया था, सीखने का मौका मिला। बल्कि मेरे उस्ताद गोदनफर साहब जो पीटीवी से थे, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह बैठो, इस तरह बात करो। बल्कि वो मैं आदत थी, देख मेरे हाथ में एक चश्मा है, तो कहने लगे तुम्हारा हाथ बहुत इधर उधर चलता है तो एक चश्मा पकड़ लो। तो बड़ी एक तरबियत होती थी उस जमाने में, इंस्टीट्यूशन होता था। प्रिंट के बाद इब्तदाई दौर में कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक लेकिन है। अब यह है कि वो कहीं मैं शेर पहले भी पढ़ चुका हूँ कि जब छोड़िए इस बात को ना, बड़ा तो लोग मानेंगे कि अब जो खवातीन जो हैं वो खबरें पढ़ने पे, ये खबरें देखने से ज़्यादा अपने मेकअप रूप पे तवज्जो देती हैं। मैंने ठीक है। आज तक अपनी बेशुमार मैं देखता हूँ कि उन्हें नहीं देखा वो कोई किताब पढ़ रही हों, वो टीवी पे कोई खबरें पढ़ रही हों, किसी से सीख रही हों। ज़्यादा वक्त उनको अपना मोबाइल देखने में और नाखून और चेहरा दुरुस्त करने में लगता है। जी ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ वापस। राना अजीम साहब, आप क्या समझते हैं कि कंटेंट, एडिटोरियल पॉलिसी और सहाफ़त की अप्रोच या न्यूज़ सेंस आज के दौर में और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, उसमें क्या फ़र्क है? हमारा कंटेंट किस हद तक बेहतर हुआ है या वीक हुआ है, और हमें इसमें किस कदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इस सवाल के बाद मैं फिर आऊँगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के मसाइल क्या हैं और किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या बनती है और हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि जिस वक्त अखबारात थे, सिर्फ अखबारात, उस वक्त का एडिटोरियल, उस वक्त का सहाफ़ी, उस वक्त का न्यूज़ एडिटर, उस वक्त का सब एडिटर, ये सारे जो थे तमाम के तमाम, और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम उस वक्त रिपोर्टिंग है, तो एक बात सबसे बड़ी किसी सहाफ़ी के लिए, बरेलवी साहब से एक इंस्टीट्यूट है पूरा, बरेलवी साहब ये बेहतर समझते हैं कि एक सहाफ़ी के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी और सबसे खौफनाक चीज जो ये होती थी कि उसकी खबर की तरदीद आ जाए। और उस वक्त हर चीज को एडिटोरियल सेक्शन का एडिटोरियल का एक सेक्शन होता था, उससे प्रूव होकर आगे चीजें जाती थी। उस वक्त हर चीज को, हर खबर को तस्दीक, मौकफ लेना, ये सारी चीजें होती थी। मगर आज क्या है, आज ब्रेकिंग न्यूज की दौर में हम चले गए। 70 में से 50 खबरें हमारी गलत होती हैं। हम जो शख्स बोल रहा होता है या जो खबर हमारे पास होती है,
हम उसको चला देते हैं, हमें उसकी सदाकत तक, उसकी हकीकत तक या किसी और मौक़िफ़ तक हम नहीं पहुंचते। और आज की जर्नलिज्म जो है वैसे भी कैद की जर्नलिज्म है। आज की जो सहाफत है वैसे भी माजरत से आज किधर हम सहाफत कर रहे हैं, हम आज नौकरी कर रहे हैं, कभी सरकार की, कभी ताकतवर हलकों की, और कभी किसी जगह से आए हुए एक मैसेज की। कौन सी सहाफत का? आज की सहाफत को आप पहले वाली सहाफत के साथ मत जोड़ें। वो एक सहाफत थी, उस सहाफत में आप देखें निसार उस्मानी साहब जैसे, पन्ना साहब जैसे, बरेलवी साहब जैसे ऐसे लोग थे। बरेलवी साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला भी चला गया और इस वक्त उनके चेयरमैन भी नहीं है। पॉलिटिकल सिचुएशन, मौजूदा सूरत हाल में आप कैसे देख रहे हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में खास तौर पर? तो आपने सबके सामने है, कम से कम जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है। कल देखें एक वाकया हुआ है खातून के साथ, अभी भी, अब मैं उसको क्या कहूँ क्योंकि अब रिपोर्ट हो गया है, गालिबन क्या सरताज गुल था, क्या था जी वो, जी, पेशावर जरताज हाई जी कोर्ट जी जी। गाजी की थी। अब ये क्या, परवेज इलाही की बेगम और उसकी बेटी बाहर खड़ी हुई है, उम्मीदवार तो छोड़े, यानी बहुओं, बेटियों, माँ बहनों ने क्या ये लोग अहमकों की जन्नत में लोगों को समझते हैं या खुद अहमकों की जन्नत में रहते हैं? इन गेम प्लानर को कोई बताने वाला नहीं कि आपकी इन हरकतों से, इन बातों से क्या हो रहा है, कितने भयानक नतीजे निकलेंगे। लोगों का एतमाद अगर इदारों पर और वोट पर उठ जाएगा तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे? क्या आप भेड़ बकरी समझते हैं इन लोगों को? ये बहुत खतरनाक रुझान निकलेगा। और जो आरात चीखता चिंगाड़ता सोशल मीडिया है, हमारे प्रिंट को तो खा गया। कुछ जी अर्से बाद हमें आपको देखना भी छोड़ देंगे लोग। ये क्या गार्डेड वर्ल्ड में जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं इफ और बट में। तो सॉरी टू से मैं आपके इदारे और चैनल के जरिए कन्वे करना चाहता हूँ गेम प्लानर से, या जो लोग इस वक्त ऊपर आए या आने के साथ संभाले हुए हैं, कि आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करें। आप अगर कोई प्लान ठीक है जी, बनाए बैठे हैं वो बहुत कामयाब। शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी, और आना अजीम साहब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए असल बात।